हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इसकी वीडियो में हम जो थ्रोपुट इम्प्रूवमेंट रहता है ना, उसके क्या क्या रीजंस रहते हैं। मतलब जो थ्रोपुट इम्प्रूवमेंट हमारा रहेगा, अगर हमें थ्रोपुट इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके क्या क्या मतलब रीजंस है, क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं जिससे हमारा थ्रोपुट अच्छा मिले और कम से कम एरर आए। ठीक है, तो देखो थ्रोपुट इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक चीज़ नहीं रहती है जिसको तुम बोल दो कि यार ये चीज़ अगर सही कर दो तो थ्रोपुट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन फिर भी हम एक जनरल एक आइडिया ले लेंगे, उससे हमको एक समझ में आ जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, जैसे कि द रेफरेंस सिमुलेशन, एक जैसे कि ये एक मैंने स्निपेट निकाले है किसी सिमुलेटर के लॉग से, एक स्निपेट निकाले हैं मैंने, तो उसमें कुछ कुछ एक जनरल आइडिया दिया है कि सिमुलेशन के टाइम में अगर यही चीज़ें सेट करो तो मैक्स थ्रूपुट इनको मिलता है। उस टाइप से उन्होंने मेज़र किया है, वही चीज़ जो चीज़ उन्होंने मेज़र की है वो चीज़ बताई है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने मेज़र की है, क्या क्या चीज़ें चेंज करने से उनको थ्रूपुट ज़्यादा मिला है। ठीक है, सो how to measure the physical downlink shared channel PDCS throughput of a 5G new radio link defined by 3GPP NR standard. So the example implements the PDCS and downlink shared channel. The transmitter mode include PDCS demodulation reference signal and PDCS phase tracking reference signal. So the example support both clustered and TDL propagation channel. You can perform perfect or practical synchronization channel estimation to reduce the total simulation time. You can execute SNR point and पैरेलल कंप्यूटिंग टूल बॉक्स। तो इसमें बेसिकली उसने ये भी बताया कि जैसे कि जो DMRS है, PTRS है, ठीक है, और जो अपना ये है SNR है, और टू मेजर द PDCS जो थ्रूपुट है वो इन चीज़ों से भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, DMRS, PTRS और SNR से। ठीक है, अभी हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें बस एक इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंटर्स लिखे हैं, आगे थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन ये पॉइंटर्स समझ लेते हैं थोड़ा। सो दिस एग्जांपल मेजर द PDCS थ्रूपुट और 5G लिंक, ये 3GPP स्टैंडर्ड है। द एग्जांपल मॉडल इज 5G NR फीचर। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रह सकती है। ठीक है, तो देखो डाउनलिंक शेयर्ड चैनल ट्रांसपोर्ट चैनल कोडिंग, मल्टीपल कोड वर्ड्स डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स, PDCS, DMRS, PDCS फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल जनरेशन। ओके, वेरिएबल सबकैरियर स्पेसिंग एंड फ्रेम न्यूमरोलॉजीज, नॉर्मल एंड एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स, TDL एंड CDL प्रोपोगेशन चैनल मॉडल। अब TDL और CDL क्या था? TDL यहाँ पे देखा था हमने टैब्ड डिले लाइन और CDL क्लस्टर डिले लाइन। ठीक है, दो टाइप की चीज़ें हैं ये सिमुलेटर में हम चेंज कर सकते हैं। और जो अदर फीचर ऑफ सिमुलेशन आ रहा है वो है PDCS सब बैंड प्री कोडिंग, CPU FDM मॉड्यूलेशन, स्लॉट वाइज एंड नॉन स्लॉट वाइज PDCS एंड DMRS मैपिंग, परफेक्ट और प्रैक्टिकल सिंक्रोनाइजेशन, चैनल एस्टिमेशन, हार्क ऑपरेशन विद 16 प्रोसेसर। द एग्जाम्पल यूजेस सिंगल बैंडविथ पार्ट अक्रॉस द होल करियर। तो ये कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, ये पॉइंटर्स की मदद से अगर ये चीज़ें हम प्रॉपरली तरीके से अगर सेट करें तो हमें मैक्स थ्रूपुट मिल सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ है कि द फिगर shows the implemented processing chain for clarity, DMRS एंड PTRS जनरेशन आर omitted। ठीक है, ये हार्क एंटिटी है, जैसे कि हार्क यहाँ से अगर रिट्रांसमिशन होगा तो वो किस प्रोसेस के थ्रू मतलब इधर जाएगा वो चीज़ बताई गया है, कंप्लीट चैनल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको अगर हम नहीं देखें तो भी चलेगा। ये नॉर्मली इन्होंने सिमुलेशन किया था, इसको भी नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ये इनका सिमुलेशन डायग्नोस्टिक है, ये भी नहीं देखेंगे तो चलेगा। ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो जो करियर और PDCS जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इस टाइप से रखेंगे तो मैक्स थ्रूपुट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो द बैंडविड्थ इन रिसोर्स ब्लॉक सबसे पहले तो, ठीक है, सब कैरियर स्पेसिंग, साइक्लिक प्रीफिक्स, सेल ID, नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीना। ठीक है, और ए सब स्ट्रक्चर कंटेनिंग द डाउनलिंक सेट चैनल PDCS पैरामीटर आर आल्सो स्पेसिफाइड। दिस इंक्लूड टारगेट कोड रेट, एलोकेटेड रिसोर्स ब्लॉक, मॉड्यूलेशन टाइप, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स, PDCS मैपिंग टाइप, DMRS और PTRS का जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है रेफरेंस सिग्नल का वो, और अदर सिमुलेशन वाइड पैरामीटर रहेंगे प्रोपोगेशन चैनल मोड डिले, TDL और CDL, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक पॉइंटर्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन रखने से हमको मैक्स थ्रूपुट मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ PUSCH के लिए भी इन्होंने बताया कि PUSCH के लिए DMRS, ठीक है, और CDL और TDL वहाँ पे काम आएगा। PTS काम नहीं आता है, जो PTRS रहता है फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल,
ये अपलिंक में काम नहीं करता है, ठीक है, ये सिर्फ डाउनलिंक में काम करता है क्योंकि ये टाइम डोमेन में काम आता है। वैसे ही सेम इनका भी एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर ये पॉइंटर्स अगर आप ध्यान पे देंगे तो अपलिंक, सेट, ट्रांसपोर्ट एंड चैनल कोडिंग, PUSH एंड PUSH, DMRS जनरेशन, वेरिएबल सब कैरियर स्पेसिंग, प्रीफिक्स, TDL, CDL, कोड बुक एंड नॉन कोड बुक बेस्ड PUSH ट्रांसमिशन स्कीम, ऑप्शनल PUSH ट्रांसफॉर्म कोडिंग, स्लॉट वाइज एंड नॉन स्लॉट वाइज, परफेक्ट और प्रैक्टिकल। ये सेम चीज़ जैसे DL में था वैसे ही प्रीटी मच सेम है, ठीक है। ये भी वही सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा ये, मतलब चैनल। और यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, नोट दैट एग्जांपल डज नॉट इंक्लूड क्लोज लूप एडप्शन मेमो पीसिंग मेमो, ठीक है। तो ये इनका सिमुलेशन है, ठीक है, ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ये इनका सिमुलेशन डायग्नोस्टिक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो करियर एंड PUSH कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो इसमें क्या बोला है इसने, द बैंडविड्थ इन रिसोर्स ब्लॉक, साइक्लिक प्रीफिक्स, सेल आईडी, नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीना, सेम चीज़ है ना जो हमने 5G में देखी थी। टारगेट कोड रेट, एलोकेटेड रिसोर्स ब्लॉक, मॉड्यूलेशन स्कीम, नंबर ऑफ लेयर, ट्रांसफॉर्म पी कोडिंग, PUSH ट्रांसमिशन स्कीम एंड माइमो प्री कोडिंग मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एंटीना पोर्ट्स, PUSH मैपिंग टाइप, DMRS कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, और ये अदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या थोड़ी टेक्निकल रहती है, ठीक है, ये चीज़ें बताऊंगे तो क्या थोड़ा टेक्निकल लगेगा। अगर किसी ने पूछा आपसे कि कैसे थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या बोलते हो, सिर्फ RF कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। RF कंडीशन के अलावा अगर आप ये चीज़ें बताओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ये चीज़ें समझ में आता है कि नॉलेज है। अब देखो, एक पोस्ट में क्वेरी की थी कि 5G यूज़र थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट के कुछ आइडिया हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको याद रखनी है, पैरामीटर लेवल, फील्ड लेवल, हार्डवेयर लेवल और काउंटर, ये 4 चीज़ों से थ्रूपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें वन बाय वन, सो देखो, सो NR थ्रूपुट इज मेनली डिपेंड ऑन द बिलो पैरामीटर, CSI रेफरेंस सिग्नल, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल 2, 4, 8, 16 पोर्ट्स, ओके। मल्टीपल ट्रायल्स टू बी डन ऑन द पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन इज डिपेंड ऑन द UE कैपेबिलिटी 2। ये वाला सबसे पहले DL256 QM इनेबल्ड रहना चाहिए पैरामीटर। TDD स्पेशल स्लॉट पैटर्न, TDD ULDL पैटर्न, RF कंडीशन जैसे आपको ये तो पता है, और द अलार्म ऑन द NR और GNet भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ रहनी चाहिए। सो स्पेशली RU एंड DU मस्ट बी एक्टिव एंड कैलिब्रेटेड, ये हार्डवेयर पार्ट हो गया, ये हार्डवेयर लेवल चेक हो गया, ठीक है, जो कि कैलिब्रेशन स्टेट, कन्वर्जिंग, कैलिब्रेटेड और फेल्ड, ये सब चीज़ें में देखना है हार्डवेयर लेवल चेक में। सो इफ AC स्टेट इज शोइंग फेल्ड, sorry, so AC can be failed on UL and dual or both direction is a failure, so the traffic beam is affected by the SNR, ठीक है, signal interference to noise ratio degraded, sector shape it can become inaccurate। ये कंप्लीट इसके बारे में क्या है, हार्डवेयर के बारे में। तो ये चीज़ अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिजिकल कंडीशन अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो। सो हाउएवर ट्रैफिक परफॉर्मेंस कुड हैव माइनर इम्पैक्ट ड्यूरिंग कन्वर्जिंग स्टेट पीरियड। सो फ्यू मोर डिटेल्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग ये दूसरा वाला पार्ट है। सो मेजर पैरामीटर इज अ TDD पैटर्न विच प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव मैक्स थ्रूपुट ऑन NR GNet भी। सो NR का जो TDD पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिफाइंड बाय ए स्लॉट पैटर्न एंड ए स्पेशल स्लॉट पैटर्न। द स्लॉट पैटर्न डिफाइंस एलोकेशन ऑफ DL, UL एंड स्पेशल स्लॉट्स ऑन स्लॉट लेवल, whereas in LTE we define subframe level. This is the major difference compared to LTE and 5G NR। तो आप ये बता सकते हो कि जो स्लॉट पैटर्न रहेगा, TDD स्लॉट पैटर्न और जो स्पेशल स्लॉट पैटर्न की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से होनी चाहिए। सो द स्पेशल स्लॉट पैटर्न डिफाइंस एलोकेशन ऑफ DL, UL विद गार्ड पीरियड, साइलेंट पीरियड अलाउिंग फॉर स्विचिंग बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑन सिम्बॉल लेवल, ठीक है। और तो स्लॉट पैटर्न और स्पेशल स्लॉट पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता है, so you can optimize throughput by using different combination of TDD slot pattern and special slot pattern। so using the combination of TDD pattern 4+2+2, ये उसका एक पैटर्न है जिसको पैटर्न 01 बोलते हैं, एंड 6:4:4 स्पेशल स्लॉट है। so good throughput can be achieved, but on the other hand always to remember in that user plane latency dependence to the
TDD pattern which you configure in network with best or worst case delay for ULDL triggered user data or ping to be analyzed once setting the above parameter level। तो आपको इतना याद रखना है, जो TDD स्लॉट पैटर्न है वो अगर ये पैटर्न रहा, ठीक है, और ये स्पेशल पैटर्न रहा, तो ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होगा थ्रूपुट में। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि TDD ULDL पैटर्न, TDD स्पेशल स्लॉट पैटर्न और TDD LT को एग्जिस्टेंस। सो द TDD अपलिंक डाउनलिंक पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंस डाउनलिंक एंड अपलिंक स्पेशल स्लॉट पैटर्न एंड TDD स्पेशल स्लॉट पैटर्न डिफाइंस डाउनलिंक एंड अपलिंक। ठीक है, ये दो पैरामीटर आपको याद रखना है इसके लिए। ठीक है, और ये तीसरा एडिशनल है, इंडिकेट्स वेदर और नॉट द NR सेल इज डिप्लॉयड इन NT एंड कोएक्सिस्टेंस केस। सो हियर important thing to remember here is the PDC scheduling in DL part of special slot, ये एक दूसरे टाइप का है। ए मिनिमम ऑफ 4 DL slots रिक्वायर्ड ऑफ PDC scheduling। ठीक है, और शेड्यूलिंग ऑफ PDCs इन सच स्लॉट वुड रिक्वायर PDCs मैपिंग टाइप B और PDCs मल्टीप्लेक्सिंग पैटर्न सिम्बॉल 0। ठीक है, ओके, ये उसके लिए। और ये दो काउंटर्स हैं, ठीक है, जो नेटवर्क साइड में काम कर रहे हैं जो बंदे, ई नोट बी साइड और जी नोट बी साइड, उनको एक काउंटर्स के बारे में पता होगा। PM मैक वॉल्यूम DL, PM PDCS शेड्यूलिंग एक्टिविटी डाउनलिंक के लिए, और अपलिंक के लिए PM मैक वॉल्यूम UL, PM PCS शेड्यूलिंग एक्टिविटी। ये दो पैरामीटर को ट्यून करने से आपका जो थ्रूपुट है वो मैक्स पे जाएगा। चलो अब कुछ दूसरा तरीके से हम समझ लेते हैं और क्या क्या रीजंस रह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि शेड्यूलिंग बेसिक CQI और MCS बहुत डिपेंड करते हैं थ्रूपुट पे, ये चीज़ें तो सबको पता है। तो ये जैसे कि इसमें ऐसा रहता है, द E नोट बी G नोट बी नीड्स टू नो अबाउट द UE's चैनल कंडीशन टू परफॉर्म शेड्यूलिंग। दिस इज डन यूजिंग द CQI चैनल क्वालिटी इंडिकेटर फीडबैक दैट द UE कैलकुलेट बेस्ड ऑन इट्स डाउनलिंक SINR। So once the E node B or G node B get the CQI, they convert it to a MCS modulation and coding scheme and schedule the user on basic of the MCS। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, UE की चैनल कंडीशन के हिसाब से G नोड B डेटा शेड्यूल करेगा, उसकी CQI रिपोर्ट देख के MCS भेजेगा। जैसे आप देख सकते हो, इसने CQI 5 रिपोर्ट किया तो इसको QPS के भेजा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल एज पे है। इसने 7 रिपोर्ट किया इसलिए इसको 16 भेजा है। इसने 9 रिपोर्ट किया इसलिए इसको 64 मॉड्यूलेशन दिया है, और इसने 12 दिया इसको 256, और इसने भी 12 दिया इसलिए इसको भी 256। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। अब 5G डेटा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो, फॉर डेटा शेड्यूलिंग देयर आर 2 एल्गोरिदम दैट वर्क्स टुगेदर। The first one is based on CSI reports where the UE receives CSI reference signal or CSI interface management and estimates CSI feedback CQI RI PMI, then send this CSI feedback to the G node B. The G node B use this CSI feedback to assign MCS and MIMO layer to the UE। ठीक है, पहला प्रोसेस तो ये हुआ, ठीक है, कि हमें CSI रेफरेंस सिग्नल मिला, कहाँ से मिला, G नोड B से UE से, और हमने उसकी रिपोर्ट भेज दी। उसके बेस पे हमको MCS और MIMO लेयर मिल दिया, उसका हमने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, डेटा स्टार्ट हो गया। अगर NAC भेजा तो लो MCS करके भेज दिया फिर से। ठीक है, सो द सेकंड पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम सर्व्स एज ए आउटर लूप वेयर द G node B keeps checking the blur statistics for each UE and then modifies the MCS based on blur statistics। This ensures that a target service is achieved by the UE, especially since the CSI feedback might different between UEs। अब देखो, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि जो यहाँ पे फर्स्ट हमको ये मिला था DL डेटा हाई MCS, अगर हाई MCS करने पे अगर UE डिकोड नहीं कर पा रहा है और नॉन एक्नॉलेजमेंट भेज दे रहा है, तो फिर से उसको वो MCS वैल्यू चेंज करके भेज देगा बेस्ड ऑन द क्या हुआ है, ब्लर ब्लॉक एरर, कि कितनी डिकोडिंग प्रोबेबिलिटी है UE की। अब लिंक एडेप्टेशन एंड ब्लर कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, so link adaptation has 2 parts। the first part estimate MCS based on the received CQI। ठीक है, the second part adjusted the MCS based on the I blur। दो पार्ट हो गए। अब MCS हमने भेजा जैसा CQI रहेगा वैसे, और MCS हमने भेजा जैसा ब्लर रहेगा वैसे। so this adjustment can be tuned by changing the I blur target। a higher I blur target will result in higher MCS and lower blur target will result in lower MCS। So however, if the blur target is too high, then the throughput will degrade due to transmission overhead। तो
देखो ब्लर का भाई वैल्यू तुम सेट कर सकते हो, ब्लर भी तुम डिफाइन कर सकते हो नेटवर्क में कि कितना एरर रेट एक्सेप्टेबल है। तो देखो रिसीव CSI रिपोर्ट मिली यूई को, उसने MCS भेज दिया बेस्ड ऑन CQI, उसने MCS एलोकेट कर दिया और ब्लर को एस्टिमेट करके अगर ब्लर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो MCS को डिक्रीज़ कर दिया, ब्लर अगर कम है तो इंक्रीज़ कर दिया MCS को, और ठीक है, और इक्वल देन एंड इक्वल है तो सेम MCS पे ही बने रहने दिया। तो ब्लर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कि ब्लर अगर हाई है तो MCS लो कर दो, और ब्लर अगर लो है तो MCS हाई कर दो, ठीक है। ये दो कंडीशन में ब्लर काम करेगा, लेकिन ये भी कब काम करेगा, जब एस्टिमेट CQI हमें मिल जाएगा तो उसके बाद में। सो व्हाट इज़ ब्लर एंड इट टाइप्स। तो ब्लर बेसिकली होता क्या है, सो ब्लर इज़ ए ब्लॉक एरर रेट एंड इट इज़ बेसिकली द डिकोडिंग फेलियर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, और इन द सिंपल वर्ड द डिकोडिंग फेलियर रेट ऑफ डेटा ब्लॉक। तो जो मैक से ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आता है और जो ये चीज़ यूई को रिसीव होगी, ठीक है, तो अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लॉक अगर फेल हो रहा है तो उसका एक एवरेज निकालते हैं ब्लर, ब्लॉक एरर रेट, कितना ब्लॉक एरर रेट रहेगा, कितने ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को वो फेल कर रहा है। सो नेचुरली हायर ब्लर इज़ बैड एंड लोअर ब्लर इज़ बेटर, बट देयर आर सम एडिशनल रूल्स दैट govern the blur target. The scheduling uses the I blur which is initial blur based on the first retransmission instance. तो दो टाइप के ब्लर रहते हैं, ठीक है, एक इनिशियल ब्लर और एक रेसिडुअल ब्लर, ठीक है। तो देखो इनिशियल ट्रांसमिशन आया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो जो शुरू के जो 2-3 इंस्टेंस रहते हैं उसको इनिशियल ब्लर माना जाता है, और बाद में फिर जितने भी ब्लर रहते हैं उसको फिर रेसिडुअल ब्लर माना जाता है, इस टाइप से। तो ब्लर का जो टारगेट है अगर देखा जाए तो ब्लर टारगेट कैसे डिफाइन होता है, फिक्स्ड और एडेप्टिव, उसको अलग अलग रखने से क्या फ़ायदे हैं। सो इफ़ द यूज़र हैज़ ए स्मॉल ट्रैफिक डिमांड एंड इट गेट स्मॉलर नंबर ऑफ रिसोर्सेज देन ए रीट्रांसमिशन ओवरहेड इज आल्सो स्मॉल. However, if the user has high traffic demand, then it would get a large number of resources. Thus, a retransmission of all those resources will create a much bigger overhead. अब एकदम सही बात है, डेटा की रिक्वायरमेंट ही अगर कम रहेंगी किसी यूज़र के पास, और अगर रीट्रांसमिशन हमें भेजना है तो रीट्रांसमिशन भी कम भेजेंगे। डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो रीट्रांसमिशन भी बहुत बढ़ जाएंगे इन केस ऑफ डिकोडिंग फेलियर, तो उससे क्या है ओवरहेड बढ़ जाएगा। सो मच बिगर ओवरहेड ऑफ रीट्रांसमिशन फॉर बिग ट्रैफिक यूज़र्स, उसमें ओवरहेड ऐसे बढ़ जाएगा कि अगर रीट्रांसमिशन हो रहे हैं पैकेट्स बार बार तो RLC बफर में बहुत ज़्यादा रीट्रांसमिशन पैकेट्स पहुँच जाएंगे और बहुत ज़्यादा मैक हार्क में भी पहुँच जाएंगे। सो ब्लर की जो टारगेट है तो उसको कैसे तुम डिफाइन करोगे, फिर जो ब्लर टारगेट फिक्स्ड और एडेप्टिव रखने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है। So usually blur target is around 10%. However, it has been observed that user in good radio condition or which high traffic utilization performs better with lower blur targets. Okay, users in poor radio condition or with small packet perform better with higher blur target. तो इसमें दो टाइप से तुम डिफाइन कर सकते हो ब्लर टारगेट को। जो यूई पास में है, ठीक है, उसको अगर मीडियम साइज़ का भी अगर उसका ट्रैफिक साइज़ है, उसका अगर ब्लर टारगेट 10% रहा तो भी वो अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसका जो ट्रैफिक है वो कम है। वैसे ही ब्लर टारगेट यहाँ भी अगर 10% रहा, जैसे कि 10% तो बैड है ब्लर के लिए, लेकिन टाइप ऑफ ट्रैफिक बहुत कम है, जैसे कि व्हाट्सअप और स्मॉल साइज है, तो ब्लर ठीक से काम कर लेगा वहाँ। वैसे ही यहाँ पे भी, और अगर अच्छी ट्रैफिक एरिया में है, ठीक है, तो ब्लर ऑब्वियसली कम रहेगा यहाँ, तो ब्लॉक एरर रेट कम रहेगा, तो यहाँ पे आप बड़ी चीज़ें फिर डेटा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया और डाउनलोडिंग अपलोडिंग सब कुछ कर सकते हो। तो ब्लर का जो टारगेट है वो बेसिकली वही है कि अगर ब्लर अगर जितना ज़्यादा रहेगा डिकोडिंग फेलियर उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन बस डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ ब्राउजिंग तुम कौन सी कर रहे हो। अगर हेवी लोड ब्राउजिंग है और अगर ऑलरेडी सेल एच पे हो तो ब्लर बढ़ जाएगा। अब कंट्रोल शेड्यूलिंग बेसिक्स, CQI एंड PDCCH कैसे काम करती है, ठीक है। So once the eNode B or GNode B gets the CQI, it is converted to a certain PDCCH aggregation level. So low PDCCH aggregation has less overhead, low CC count, and is used for the use in good channel condition, while higher PDCCH aggregation has higher overhead, high CC count, and it used for use in bad radio condition. So basically higher the PDCCH aggregation level,
हायर द रोबस्टनेस एंड डिकोडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द PDCH बट हायर द ओवरहेड टू। अब ये चीज़ मैंने अपने PDCH और DCI वाले लेक्चर में समझाया था, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, सपोज़ आपने यहाँ पे CQI 12 भेजा, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, CQI 12 भेजा आपने यहाँ पे, मॉड्यूलेशन आपको अच्छा मिल गया, PDCH एग्रीगेशन लेवल 1 मिल गया। अब एग्रीगेशन लेवल 1 में क्या होता है, यूई के पास देखो 1 2 4 8 16 इतने टाइप के एग्रीगेशन लेवल है। मतलब हर एक एग्रीगेशन लेवल में अलग अलग आपको CC इंडेक्स डिकोड करना है। CC क्या होता है, कंट्रोल चैनल एलिमेंट। एक CC में कितना रहता है, 1 REG रहता है, सॉरी 6 REG रहता है, 6 REG रहता है, ठीक है। तो और एक REG में क्या रहता है, 1 रिसोर्स ब्लॉकर 1 OFDM सिंबल। तो इतना डेटा यूई को डिकोड करना है, तो जितना कम एग्रीगेशन लेवल रहेगा उतना यूई को ईजी रहेगा। तो एग्रीगेशन लेवल भी किस पे डिपेंड करता है कि तुम नियर एंड हो या फार एंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे CQI 12 भेजा, मॉड्यूलेशन 256, PDCH एग्रीगेशन लेवल 1 मिल गया, तो यूई बहुत जल्दी से डेटा को डिकोड कर लेगा। अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, CQI 9 रिपोर्ट किया, मॉड्यूलेशन भी कम हुआ, एग्रीगेशन लेवल बढ़ गया, CQI 7 हो गया, एग्रीगेशन लेवल 4 पहुंच गया, और यहाँ पे एग्रीगेशन लेवल 8 पहुंच गया, ठीक है। तो PDCH एग्रीगेशन लेवल अगर बढ़ गया, दैट मीन्स यूई को और मेहनत करनी पड़ेगी वो डेटा को डिकोड करने के लिए, और उसमें बहुत से चांसेस रहेंगे कि वो डेटा फेल हो गए, उसमें आधे और आधे सक्सेस हो गए। तो इस वजह से एग्रीगेशन लेवल जितना बढ़ेगा उतना यूई के लिए ही बेकार है। 5G जो कंट्रोल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस टाइप से इन्होंने डिफाइन किया है कि फॉर द कंट्रोल PDCH शेड्यूलिंग द एल्गोरिदम इज आल्सो बेस्ड ऑन द CSI रिपोर्ट, ठीक है। सो द एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन CSI रिपोर्ट वेयर द यूई रिसीव्ड CSI रेफरेंस सिग्नल और CSI इंटरफेरेंस मैनेजमेंट एंड एस्टिमेट CSI फीडबैक। तो CQI RIPMI भेज देता है जीनोड बी को, एंड द जीनोड बी यूसेज द CSI फीडबैक जो उसको चैनल कंडीशन देता है, और उसके हिसाब से ही एग्रीगेशन लेवल भी डिसाइन होता है, ठीक है। अब देखो CSI रिपोर्ट हमने भेजी, तो CSI रिपोर्ट के हिसाब से हमने यूई को क्या दिया, MCS दिया, ठीक है, लेकिन उसी के हिसाब से हम उसको एग्रीगेशन लेवल भी देंगे, दोनों चीज़ डिफाइंड होगी, ठीक है। So the second part of the algorithm serves as an outer loop where the G node B keeps checking the blur statistics for each UI PDCH, then modifies the aggregation level based on the PDCH blur. This part of the algorithm is not present in all implementation yet. और तीसरी चीज़ क्या हो गई, ब्लर। तो इन सब चीज़ों को, फैक्टर को मिला के यूई हमेशा अपना MCS एग्रीगेशन लेवल और ब्लर टारगेट हमेशा मतलब चेंज करते रहता है। तो देखो यहाँ पे CSI आया यूई ने रिपोर्ट भेज दिया, फिर हमें PDCH एग्रीगेशन लेवल 4 आ गया, तो हमने अच्छे से डिकोड कर लिया। फिर PDCH एग्रीगेशन 4 ही बना रहा, ठीक है, लेकिन इस बार नैक चले गया, तो PDCH एग्रीगेशन फिर भी 4 ही बना रहा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसने एग्रीगेशन लेवल चेंज कर दिया, 8 कर दिया। अब बड़ा एग्रीगेशन लेवल दे दिया यूई को, तो वो और अच्छे से उसको डिकोड कर सकता है, लेकिन बस टाइम लगेगा, लेटेंसी बढ़ जाएंगी। अब PDCH और PDCH ब्लर में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो देखो, टू अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस बिटवीन PDCH एंड PDCH ब्लर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूई डिकोडिंग। तो यूई नीड्स टू रीड द PDCH फर्स्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ PDCH, सही बात है। इफ द यूई फाइंड्स द PDCH देन बेस्ड ऑन द डिकोडिंग रिजल्ट ऑफ द PDCH इट सेंड्स फीडबैक टू द G node B, A node B, egg or nag. But if the UE sends egg or nag, then that means by itself the PDCH was decoded successfully. Only then the UE can get the location of PDCH. Thus the PDCH scheduling should not depend on egg or nag feedback. So if the UE fails to decode PDCH, then it should not send anything in the response, no feedback. This is called DTX stack, ठीक है। यूई को हार्क और नैग कब भेजता है यूई, अगर उसको डेटा अगर डिकोड हुआ है तो तभी ना भेजेगा वो हार्क ने। अगर उसको कोई डेटा अगर डिकोड ही नहीं हुआ है तो वो डायरेक्टली नॉन एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि वो डेटा ही उसको डिकोड नहीं हुआ है। सो 5G कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, आई थिंक ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि एग्रीगेशन लेवल 8 करके भेज देता है। 5G NR थ्रूपुट की एक KPI है, जैसे हमने पुरानी स्लाइड्स में डिपेंड किया था। ये जो दो पैरामीटर है RF साइड में, हम ये दो पैरामीटर ट्यून करके मैक्स थ्रूपुट ले सकते हैं। थ्रूपुट वॉल्यूम DL, थ्रूपुट टाइम DL, ठीक है। यूई थ्रूपुट DL के लिए है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका कुछ
इन्फॉर्मेशन दी है कि सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, फेल्ड ट्रांसमिशन, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, नो ट्रांसमिशन, ठीक है, आप देख सकते हो। सो एज पर द 3GPP द 5G थ्रूपुट KPI डज नॉट कंसिडर द सिंगल स्लॉट और रेसिडुअल ट्रांसमिशन, दिस इज डन टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ बस्टी ट्रैफिक। सो दिस इंश्योर्स दैट द KPI थ्रूपुट शोज द रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ द अवेलेबल 5G यूज़र एक्सपीरियंस। जो बस्टी ट्रैफिक रेट रहा है उस वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ गया तो थ्रूपुट इम्पैक्ट हो जाएगा। अब ये 5G NR की थ्रूपुट KPI है, जैसे कि इसमें यूई थ्रूपुट और सेल थ्रूपुट। तो 5G यूई थ्रूपुट इज नॉट पैक्ड एज ऑल दिस स्लॉट्स आर नॉट फुली फिल्ड। ये अगर खाली अगर स्लॉट्स रहेंगे मैक्सिमम या फिर आधे आधे ऐसे भरे रहेंगे तो उससे भी थ्रूपुट क्या है कि इम्पैक्ट होगा और वो भरेगा नहीं। तो जो स्लॉट जो है, स्लॉट फॉर्मेट हम बोलते हैं, और स्लॉट साइज और जो स्लॉट कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए, जिससे हर कोई स्लॉट में अच्छे से डेटा फिल होके जाए। तो ये भी KPI की पार्ट है, जो 5G यूई थ्रूपुट का एग्जांपल इन्होंने ये लेके दिखा है, और कैसे कैसे थ्रूपुट डेटा टाइम और सेल के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। तो 5G सेल थ्रूपुट 73 Mbps है और 5G यूई थ्रूपुट 51 Mbps पे ही है, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इतना है कि जो बफर में जो डेटा रहता है वो ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, जितना खाली रहेगा उतना इम्पैक्ट रहेगा डिकोडिंग के लिए। तो ये सब था कंप्लीट 5G थ्रूपुट को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारी मैंने स्लाइड्स दिखाई है आपको, मोस्टली इतने में अगर इतना भी याद रख लिया तो बहुत काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये भी एक थ्रूपुट को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, और मेनली यही चीज़ें थ्रूपुट के लिए बनी हैं। और भी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप लेवल में फिर हमें जाके देखनी रहेंगी। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।